Aditi, am I audible and visible to you? Okay, okay. So let's start now. A very good morning, dear students. लॉ सेंटर इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारी BLLB एंड LLB सीरीज का डेमो लेक्चर है जो कि बिल्कुल फ्री है। यहाँ तक कि ये जो लेक्चर है ये यूट्यूब पे भी अपलोड होने जा रहा है। तो इनकेस अगर इस सेशन के बाद आपको कोई और क्वेरी होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे उनको एड्रेस करने के लिए, उनको डील करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर जो कि डील करेगा सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से। लेकिन टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या किसी भी देश का संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है वो बेयर टेक्स्ट या बेयर प्रोविजंस जो कि हमको बैरक में देखने को मिलते हैं। जो संविधान हमें 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ है एज अ बेयर टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के आगे लॉ को सफिक्स कर देते हैं तो उसका मतलब होता है दो चीजें। क्या है वो दो चीजें? एक होते हैं उसके अंदर के रूल्स, रूल्स मतलब प्रोविजंस, और एक होते हैं प्रिंसिपल्स। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स को बनाने का काम करता है लेजिस्लेचर। लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन प्रिंसिपल्स को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन्हें लाइफ में लाने का काम कौन करता है? जुडिशरी। और हमारे केस में कौन है वो? ऑनरेबल हायर कोर्ट। हायर कोर्ट भी है एंड मोर इम्पोर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट है। तो जब हम किसी भी चीज के आगे लॉ को सफिक्स कर देते हैं तो उसमें दो चीजें आ जाती है, रूल्स प्लस प्रिंसिपल्स। ये रूल्स प्लस प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट रोनाल्ड डॉल्किन लेकर आए थे। जब हम आगे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे अगर कभी फ्यूचर में, तो उसमें हार्ट एंड डॉल्किन की एक बहुत फेमस डिबेट होती है जिसमें डॉल्किन बताते हैं कि लॉ के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। लॉ डज नॉट कंटेन्स ओनली रूल्स बट इट ऑल्सो कंटेन्स प्रिंसिपल्स। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स मिलकर लॉ को बनाते हैं। इसलिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ेंगे तो हम ना ही केवल उसके वेयर प्रोविजन से डील करेंगे बल्कि उन्हीं सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को से भी डील करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स लेकर आते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आप लोगों ने सुना होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं मिलेगी। बिकॉज क्या है? इट इज एन इवॉल्व एंड डिवाइस प्रिंसिपल बाय इंडियन जुडिशरी। जब हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये क्या है? ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है जो कि इंडियन जुडिशरी ने रिकॉग्नाइज किया है। चलिए, अब ये तो हो गया एक बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज। अब मैं अगर आपके प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम सिटीजनशिप पढ़ने वाले हैं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड आते हैं एक्विजिशन पे क्वेश्चंस आते हैं, टर्मिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक बार देखा था कि एक सिर्फ इतना आ गया था कि एक शॉर्ट नोट लिखना है, एक ऐसे के फॉर्म में आपको लिखना है, तो उसमें आप सारे प्रोविजंस उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस जो टॉपिक है इसको हम सब पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर सकें। यूनिट 2 मेरा पहले स्टार्ट करने का ये एम है क्योंकि यूनिट 1 में प्रियम्बल, फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक बार जब तक हम थोड़े से लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं चले जाते हैं, बेसिक आइडिया नहीं ले लेते हैं उसके प्रोविजंस का, तब तक हम नहीं बता सकते कि उसका नेचर कैसा है। मान लीजिए मैं अगर आपको आज फेडरलिज्म पढ़ा भी दूं, मैं आपको बता दूं आज की हमारा जो सैलिएंट फीचर्स पढ़ा दूं और बता दूं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप से डील करता है, पर जब तक हम सिटीजनशिप के प्रोविजंस पढ़ेंगे ही नहीं, हम कैसे पता लगा दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है? फेडरलिज्म तो यूएसए में भी है, इंडिया में भी है। तो यूएसए के फेडरलिज्म में और इंडिया के फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है? और यूएसए क्यों डुअल सिटीजनशिप मानता है, इंडिया क्यों सिंगल सिटीजनशिप मानता है? तो जब तक हम थोड़ा सा प्रोविजंस नहीं पढ़ लेते हैं, बेसिक आइडिया नहीं ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर का, उसकी सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करना अभी अभी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि जो सेकेंड यूनिट है उसमें हमारे सिलेबस का एक मेजर पार्ट आ जाता है जिस जो कि है फंडामेंटल राइट्स। एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में।
तो पहले हम थोड़ा सा जो बल्कि पार्ट है हमारे सिलेबस का उसको कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ये सारे टॉपिक्स डील करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिटीजनशिप पे। अब हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स को इंटरचेंजेबली पढ़ा होगा। एक तो होता है सिटीजन्स, एक होता है डोमिसाइल और एक होता है रेसिडेंट। क्या डिफरेंस है इन शब्दों में, कोई बता सकता है? ये सदिति, कैन यू प्लीज टेल मी, अगर आपको कुछ भी बेसिक आइडिया हो डिफरेंस का। चलिए, तो जो रेसिडेंट होता है और डोमिसाइल होता है, बेसिक डिफरेंस हम पहले में देख लेते हैं। जो रेसिडेंट होता है वो किसी भी जगह का एक टेम्पररी निवासी होता है। उसका उस जगह को अपने परमानेंट घर बनाने का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। बेसिकली रेसिडेंट जो एक कैटेगरी बनाई गई थी वो बनाई गई थी टैक्स पर्पसेस के लिए। तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे अपने आगे के सेमेस्टर्स में, आप देखेंगे कि जो भी इंसान एक फाइनेंशियल ईयर में फॉर लेस देन 182 डेज रहता है वो कहलाता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI। और मोर देन 182 डेज रहता है वो कहलाता है रेसिडेंट। तो इन दोनों की जो टैक्स ऑब्लिगेशंस रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं, ये हम इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटा अंदाजा के रख लीजिए कि रेसिडेंट जो होता है वो टेम्पररी निवासी होता है किसी भी देश का, और उसकी क्या क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कि वो 182 डेज से कम जो भारत में रहता है वो नॉन रेसिडेंट होता है। सॉरी, अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है, और अगर 182 डेज से कम रहता है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाता है। इसी से थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो डोमिसाइल क्या होता है? डोमिसाइल वो होता है कि वो रेसिडेंट तो है ही, बट एट द सेम टाइम उसके पास एक इंटेंशन है। कैसा इंटेंशन है? टू मेक दैट परमानेंट, टू मेक दैट पर्टिकुलर प्लेस एज हिज और हर परमानेंट होम। उस जगह को उसके परमानेंट होम बनाने की उसकी मंशा, उसका उद्देश्य उसे क्या बना देता है? डोमिसाइल बना देता है। ये डोमिसाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 5 पढ़ेंगे, जहां सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल दी है भारत के संविधान में। अब सिटीजन्स क्या होता है? सिटीजन्स इन दोनों से भी आगे बढ़कर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिले जाते हैं एक इंडिविजुअल को। ये क्या होती है? ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, और इसी इसी से रिलेटेड इसको बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब एक और आपने चीज पढ़ी होगी, एलियन। एलियन क्या होता है? जो सिटीजन नहीं होता है वो एलियन होता है। ठीक है, और एलियन जो होता है ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एलियन फ्रेंडली और एक होता है हमारा एलियन एनिमी। एनिमी एलियन क्या होता है? एनिमी एलियन वो एलियन होता है जिस देश से भारत की सरकार ने एट अ वॉर डिक्लेयर कर दिया हो। एक फॉर्मल डिक्लेरेशन एट वॉर होना बहुत जरूरी है। अगर डिप्लोमेटिक टेंशन है दो कंट्रीज के बीच में तो उस देश का नागरिक हमारे लिए एनिमी एलियन नहीं कहलाएगा, वो फ्रेंडली एलियन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री की अगेंस्ट एक फॉर्मल डिक्लेरेशन दे देती है दैट इट इज एट वॉर विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो फिर वो क्या हो जाता है? फिर वो एनिमी एलियन हो जाता है। Himanshu ma'am, currently we are not at war with any of the country. There are diplomatic tensions with certain countries, but currently India किसी भी country के नागरिक को as an enemy alien recognize नहीं करती है, as per to my knowledge. अगर आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज लेट मी नो, बट करेंटली मेरे नॉलेज में अभी इंडिया इज नॉट एट वॉर विद एनी ऑफ द कंट्रीज। हाँ, उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, बट एनिमी एलियन जब हम कहते हैं तो उसके लीगल इम्प्लीकेशंस बहुत अलग हो जाते हैं। वो उन सभी फंडामेंटल राइट से डिप्राइव हो जाता है जो भारत के संविधान में किसी और फ्रेंडली एलियन को दे रखे हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 है, ये जो है ये सभी एलियंस को भी दिया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन अगर वो एनिमी एलियन हुआ तो वो आर्टिकल 21 से भी डिप्राइव हो जाएगा। इसलिए इस शब्द का जो इस्तेमाल है हमें बहुत सोच समझ के करना है, ऐसे हम नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी गिवन अ लूज इंटरप्रिटेशन। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम सिटीजनशिप को या सिटीजन को हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं दैट व्हाट डज इट इम्प्लाइज। चलिए,
सिटीजन क्या होता है या सिटीजनशिप क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं तो दे ही रखा होगा ना, जब हम पढ़ रहे हैं इतना कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, कहाँ दे रखा है सिटीजनशिप? पार्ट 2 में दे रखा है। कहाँ दे रखा है? 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 में दे रखा है। तो क्या होता है सिटीजनशिप? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज कहा जाता है। आर्टिकल 366 अगर आप अपने डायरेक्ट में खोलें, अच्छा जब मैं कोई लॉ पढ़ा रही हूँ तो मैं प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आपके पास डायरेक्ट होगा, बिना डायरेक्ट के आप लॉ नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब भी आप क्लास लेने बैठे तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ डायरेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में देखेंगे तो वो कहलाता है डेफिनेशन क्लॉज। आर्टिकल 366 में कहीं डिफाइंड है सिटीजनशिप? बिकॉज 5 to 11 में तो नहीं है। देखेंगे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज सिटीजन डज नॉट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजनशिप एनीवेयर। तो फिर सिटीजन क्या होता है? सिटीजनशिप एक तरह का स्टेटस होता है। कैसा स्टेटस होता है? कि वी आर अ लेजिटिमेट मेंबर ऑफ एनी सोवरेन स्टेट। मैं किसी भी संप्रभु राज्य का एक लेजिटिमेट मेंबर हूं, मतलब मुझे वो राज्य अपने विधि के द्वारा रिकॉग्नाइज करता है कि मैं इस पर्टिकुलर राज्य का नागरिक हूं। इसे कहते हैं, इसलिए स्टेटस है, ये एक उपाधि दी गई है एक इंसान को। ठीक है, ये स्टेटस है। और ये स्टेटस क्या एक्रू करता है? ये एक्रू करता है कि वी आर द फुल एंड इक्वल मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी से मेरा क्या आशय है? पॉलिटिकल कम्युनिटी से मेरा आशय है कि मैं कल्चरल कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिलीजियस कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रेशियल कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेंडर कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि वी एज अ पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स, हम हमारा एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हम स्टेट लेजिस्लेचर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम पार्लियामेंट में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम हमारा प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो वो क्या है? वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा होते हुए हम चुनते हैं ना। और हमें कैसे मिली है? हमें पूर्ण और सामान्य मेंबरशिप मिली हुई है। दैट्स व्हाई वी आर फुल एंड इक्वल मेंबर। अच्छा, अब एक और चीज है कि जो वोटिंग राइट्स है वो तो हमको 18 ईयर्स में मिलते हैं, करेक्ट? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको हम बोलते हैं। तो जब मुझे वोटिंग राइट्स 18 ईयर्स में मिलते हैं तो क्या ये मैं ऐसा होगा कि मैं 18 ईयर्स को अटेंड करने के बाद ही इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण करूंगी? 18 ईयर्स से पहले मैं इंडियन सिटीजनशिप, मैं इंडियन सिटीजन नहीं दे होंगी? ऐसा नहीं होता है। द मोमेंट यू आर बोर्न इन इंडिया, यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। 18 ईयर्स के आने के बाद आप उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जो है एलिजिबल होते हो। You are the moment you attain the age of 18 years, you become eligible to exercise that particular right. तो इसका मतलब ये नहीं कि 18 साल से पहले भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, आप बस उस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल होंगे 18 इयर्स के लिए। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। जब हम फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात करते हैं तो उसके बाद हमने बताया था कि हमें कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस कहाँ दे रखे हैं? ये राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे रखे हैं पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड में क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। और ये राइट, कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस तो जो है जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को दिए गए हैं। कौन से राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स को मिले हैं? एक है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। फिर है आर्टिकल 16, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। फिर कौन सा है? आर्टिकल 19, जो 6 फ्रीडम्स हमें दिए हुए हैं। उसके अलावा है फिर 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये राइट्स क्या हैं एक्चुअली में? जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए ध्यान रख लीजिए कि ये ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को प्राप्त हुए हैं, एलियंस को प्रोवाइडेड नहीं है। एलियन क्या होता है हमने भी देख लिया है। तो क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड करता है, इसीलिए जो सिटीजनशिप है ये कैसा कॉन्सेप्ट है? एक्सक्लूजनरी। ये एक अपवर्जक अवधारणा है, ये एक एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल है। ये बाकी सारे लोगों को क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। इसलिए सिटीजनशिप कैसा एक्सक्लूजनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया ले लिया। इसके अलावा फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि सिटीजन को और क्या क्या मिलता है। वो वोट दे सकते हैं, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इलेक्टेड हो सकते हैं। तो इलेक्शन से रिलेटेड उनको राइट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसके लिए भी कौन एलिजिबल होता है? उनके बेनिफिट्स को लेने के लिए सिटीजन ही एलिजिबल होते हैं, फॉरेन किसी गवर्नमेंट स्कीम को लेने के लिए एलिजिबल नहीं होता है।
Mimanshu ma'am, I think alien is not a person with whose we are at war with. Alien is just who is not a citizen. Aliens को भी दो parts में divide किया जाता है, friendly और enemy alien. Enemy alien is the one who is we are at war who belongs to that country we are at war with. So I hope आपको समझ आ गया होगा. In case अगर ऐसा मैं गलत निकलती हूँ, then I'll check it once and I'll clear it tomorrow. अब आगे देख लेते हैं हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस देखने से पहले दो प्रिंसिपल्स होते हैं जो सिटीजनशिप को देने के लिए मतलब जो डिटरमाइन करते हैं. दो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किसी भी कंट्री में सिटीजन को सिटीजनशिप दी जाती है. कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो? एक प्रिंसिपल होता है यूज सोलाई. यूज सोलाई सिंपली मीन्स राइट ऑफ सॉइल या राइट ऑफ टेरिटरी. एक प्रिंसिपल होता है यूज सैंगुइनिस या सिंपली जिसका मतलब होता है राइट ऑफ ब्लड. ये दो प्रिंसिपल्स के आधार पर सिटीजनशिप दी जा सकती है. लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रिंसिपल को ब्रॉडली फॉलो किया जाता है वो है यूज सोलाई. और इसे कहाँ कंफर्मिटी मिली थी? इसे कंफर्मिटी मिली थी 1928 की मोतीलाल नेहरू कमेटी से. ये मोतीलाल नेहरू कमेटी ऑफ 1928 वही है जिसने पहली बार भारत के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी. जब फर्स्ट टाइम डोमिनेंट स्टेटस का जिक्र हुआ था, इसी ने जब एक फर्दर फ्यूचर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए थे, तो उसमें यूज सोलाई को एज अ प्रिंसिपल माना गया था सिटीजनशिप के लिए, जब हमारा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा उसके लिए. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है. अब डिटेल में अगर हम इसकी प्रोविजंस देखें तो वो कहाँ दे रखे हैं? आर्टिकल 5 टू 11 में. तो आर्टिकल 5 टू 11 में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यही वाला जो कॉन्सेप्ट है, यूज सोलाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें रिफ्लेक्ट होता है इन प्रोविजंस में. अब बेयर प्रोविजंस पे आए तो हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरह की सिटीजनशिप देता है. थ्री टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप. एक जो देता है वो देता है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, जो कि कहां दे रखी है? आर्टिकल 5 में. ठीक है. दूसरी तरह की जो सिटीजनशिप देता है वो किसको देता है? हु वर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. और ये कहां दिया है? आर्टिकल 6 में. और तीसरी तरह की सिटीजनशिप जो देता है वो देता है फॉर द पर्संस हु आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. और ये कहां दिया है? आर्टिकल 8 में. सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप जो है भारत का संविधान देता है किसी भी इंडिविजुअल को. अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि एक एक करके कि क्या बोलता है अंदर. Now, when you talk about citizenship by domicile, उसके अलग अलग मतलब होते हैं. पहला तो डाउट हमारे दिमाग में यही होता है कि डोमिसाइल के साथ हम सिटीजनशिप क्यों लगा रहे हैं? डोमिसाइल तो हम बचपन से स्टेट के साथ पढ़ते आ रहे हैं. हम तहसील जाकर हमारा स्टेट डोमिसाइल बनवा कर आते हैं. जैसे मैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी हूँ, कोई उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, तो डोमिसाइल सिटीजनशिप के साथ क्यों दिया गया? तो डोमिसाइल हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ डोमिसाइल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है. और ये सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ रूलिंग्स में कहा है. इवन इन द रिसेंट केस ऑफ तन्वी बहल वर्सेस श्रेय गोयल,
जो अभी 2025 का ही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में डोमिसाइल बेसिस पर रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, उस केस में बोला है दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस ओनली वन कॉन्सेप्ट एंड दैट इज डोमिसाइल ऑफ इंडिया। देयर इज नो थिंग सच कॉल्ड स्टेट डोमिसाइल। स्टेट्स जो है वो डोमिसाइल को मिसअंडरस्टूड करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का जिक्र किया था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का। और इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो डोमिसाइल शब्द है ना, स्टेट मिसअंडरस्टूड करते हैं। स्टेट जिस सेंस में डोमिसाइल यूज करते हैं वो टेक्निकल सेंस नहीं है। डोमिसाइल शब्द का अगर हम टेक्निकल सेंस में जाए तो उसके फिर इंटरनेशनल रिपरकशंस होते हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें दो देशों के बीच के नागरिक के संबंध तय होते हैं। जैसे दो अलग अलग देश के नागरिक हैं, वो विवाह करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में किस तरह से लीगल संबंध पैदा होंगे, उनकी क्या इम्प्लीकेशन होंगे, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ उससे डील करता है। तो जब हम डोमिसाइल को टेक्निकल सेंस में यूज करते हैं, जब हम उसके भाव अर्थ में जाते हैं, तो उसके कई मतलब हो सकते हैं। तो जो जो स्टेट्स जिस सेंस में यूज करते हैं वो सेंस यूज नहीं है। उनका ये कहना है डोमिसाइल मतलब वहां का रहवासी। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो डोमिसाइल किसकी, वो टेक्निकल सेंस में यूज कर रहा है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम जिस डोमिसाइल की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो इंसान उस एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम का एक हिस्सा है। अब चाहे मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मैं हूं तो इंडियन लीगल सिस्टम का एक हिस्सा। तो इसलिए मैं किस डोमिसाइल की कहलाऊंगी, आई एम अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया and not state domicile in a technical sense that is used in private international law. स्टेट डोमिसाइल जब हम कहेंगे उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, मैं यहाँ की रहवासी हूँ। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया। फिर इसके अलावा डोमिसाइल के दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई इंसान कहीं का डोमिसाइल है और वो उसको रेसिडेंट से अलग कैसे बनाया जाता है, तो उसमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है फैक्टम और एक होता है एनिमस। फैक्टम का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ एक्चुअल लिविंग ऑफ दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, और एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन ऑफ द पर्सन टू मेक दैट पर्टिकुलर प्लेस एज हिज और परमानेंट होम। फैक्टम का मतलब होता है वास्तविक रूप से उस व्यक्ति का उस जगह पर रहना, और एनिमस का मतलब होता है उस इंसान का उद्देश्य, उस इंसान की मंशा कि वो उस जगह को अपना परमानेंट घर बनाना चाहता है। तो ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि एक रेसिडेंट को अलग करते हैं डोमिसाइल से। और ये किस केस में कहा गया था, ये कहा गया था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत या मध्य प्रदेश ऑफ 1955। इस केस में इसका डिफरेंस बताया गया था। फिर अब एक और चीज होती है, इस डोमिसाइल को भी दो तरह से बांटा गया है। एक होता है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और एक होता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होता है ना, ये एट बर्थ एक्वायर होता है। बर्थ एक्वायर होने का मतलब ये नहीं कि आप वहां पैदा हुए हो। बर्थ एक्वायर होने का मतलब ये है कि डोमिसाइल की कंडीशंस क्या है, फैक्टम एंड एनिमल्स। तो आपके बर्थ होने पर जहां आप ये दो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो, नॉट ओनली यू आर born एट दैट प्लेस, बल्कि आपको मंशा होनी चाहिए उस जगह को परमानेंट होम बनाने की, तभी आप जो है वो जगह आपकी डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहलाएगी। और डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या है, जो आप एक्वायर करते हैं अपने जन्म उपरांत, उसको हम कहते हैं डोमिसाइल ऑफ चॉइस। जब इन दो कॉन्सेप्ट्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन प्रेवेल करता है। जब तक आप किसी अपने डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को त्याग नहीं देते, तब तक आप किसी और जगह को अपने डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं बना सकते। और ये किस केस में लेट डाउन हुआ था, ये लेट डाउन हुआ था सोमदुर गोपाल सुंदर वर्सेस सोमदुर गोपाल रजनी, और ये 2013 का केस है। ये हिंदू मैरिज एक्ट जब आप पढ़ेंगे उसका भी एक बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें बेसिकली ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, और जो वाइफ थी उसने हस्बैंड के खिलाफ एक जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए कोर्ट में फाइल किया था।
हस्बैंड ने उसको चैलेंज किया था इस ग्राउंड पे कि वो उनपे हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ स्वीडन, और वो डोमिसाइल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया में भी रहे थे किसी कारण से। बट कोर्ट ने जो है उसे रिजेक्ट किया था उस ग्राउंड को, और उन्होंने इन्हीं दो कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस बताते हुए कहा था कि जब तक आप अपने डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को अपनी स्वेच्छा से और एक्सप्रेसली त्याग नहीं देते, तब तक डोमिसाइल ऑफ चॉइस को आप एक्वायर नहीं कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके ओके हिमांशु मैम, ओके ओके, आई गॉट दैट, ओके। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है कि डोमिसाइल क्या होता है? इतना हमने कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर कर। अच्छा, एक और बात, जो भी केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, पहला तो एक डाउट स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि मैम फैक्ट्स लिखना जरूरी है या नहीं केसेस के लिए, या जब हम लिखते हैं तो ऐसा है कि टॉपिक के साथ ही हमको केस लिखना है कि हम एंड में केस लॉज लिखें। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप कोई केस लॉ लिख रहे हैं तो आप जिस टॉपिक से रिलेटेड उस केस लॉ को लिख रहे हैं आप उस टॉपिक के साथ ही लिखिए। और रही बात फैक्ट की, तो जब तक क्वेश्चन की डिमांड ना हो या क्वेश्चन में जब तक एक लैंडमार्क जो बोलते हैं जजमेंट का जिक्र ना हो कि इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट आप इस केस लॉ को डिस्कस कीजिए, आपको फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन ओनली राइट द जजमेंट और द प्रिंसिपल जो भी उस केस में लेट डाउन हुआ था, आप सिर्फ उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को, जो माननीय उच्च न्यायालय ने उच्चतम या उच्च न्यायालय ने दिया है, आप उसे अपने उत्तर में लिखिए। आपको फैक्ट्स पे जाने की, तथ्यों पे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी थोड़ा क्लियर हो गया है। इस ये आंसर राइटिंग के टिप्स से रिलेटेड हम एक और डिटेल सेशन भी रखने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे बहुत सारे मिथ्स और हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सिनॉप्सिस कैसे बनानी है, केस लॉ को किस तरह अपने आंसर में लिखना है, वो भी हम डील करेंगे। हम जल्दी वो एक सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं, तो उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोमिसाइल हमारे लिए क्लियर हो गया, आर्टिकल 5 हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टाइप की जो सिटीजनशिप इंडिया देता है वो है फॉर दी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, और ये कहाँ दिया है? आर्टिकल 6 में। अब आर्टिकल 6 के भी दो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 6A एंड आर्टिकल 6B। आर्टिकल 6A और 6B को जानने से पहले एक डेट ऑफ रेफरेंस याद कर लीजिए, जो कि है 19 जुलाई 1948। अब ये दिनांक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिनांक को एक परमिट ऑर्डर या परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द इन्फ्लक्स कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1948। क्या है ये इन्फ्लक्स कंट्रोल ऑर्डर 1948? तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ एक बहुत ही कह सकते हैं सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स आया था हमारे लिए, जो कि हमारा पार्टीशन था, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन और उस पार्टीशन के दौरान बहुत सारे मात्रा में कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उस इन्फ्लक्स से डील करने के लिए एक कंट्रोल ऑर्डर पास किया गया था 1948 में, जिसके तहत एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उस परमिट सिस्टम के तहत ही सीमा पार करने की लोगों को अनुमति दी जा रही थी। तो इसलिए इस डेट को एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस बना दिया गया। अब इसके मायने क्या है कि जो लोग भी 19 जुलाई 1948 के बिफोर इंडिया में आ गए हैं और तब से वो यहाँ पर कैसे हैं? ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं, तो वो कहलाएंगे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 6। आई होप दिस इज क्लियर। और उसी के उपरांत, उसी के विपरीत, अगर वो आफ्टर आते हैं 19 जुलाई 1948 के, तो उसके क्या मायने होंगे? तब उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल द्वारा। और अगर आप डेटेक्स पढ़ेंगे, अब अगर आप आर्टिकल 6 खोलेंगे तो अगर आप लैंग्वेज देखेंगे उसकी, in the case where such person has so migrated on or after the 19 July 1948 has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India। अब यहाँ Dominion of India क्यों लिखा हुआ है? कोई बता सकता है मुझे? Yes, Mimansha ma'am, Aditi, anyone can tell me?
Why the constitution mentions dominion of India and not government of India? वो इसलिए है क्योंकि जब हम आजाद हुए थे थ्रू इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उस वक्त इंडिया रिपब्लिक नहीं हुआ था। हम रिपब्लिक कब बने हैं? जब हमारा संविधान लागू हुआ है ऑन 26 जनवरी 1950। टिल देन वी वर डोमिनियन ऑफ इंडिया। तब दो डोमिनियंस बने थे इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से, एक था डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन का मतलब ये है कि जो कंट्रीज भी ब्रिटेन के कॉलोनियलिज्म से आजाद हुई हैं, उनको एक कॉमनवेल्थ का पार्ट बना दिया गया था, जिससे आजादी के बाद भी उन देशों में और ब्रिटेन में एक आपस में अच्छे संबंध बने रहे और वो फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने कैरी कर सके। तो उस कॉमनवेल्थ का हिस्सा जो भी कंट्रीज थी उनको डोमिनियन बना दिया गया था। ठीक है, तो जब तक हमारा भारत का संविधान नहीं लगा गया, लागू नहीं हुआ था, तब तक वी वर डोमिनियन एंड नॉट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है डोमिनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी हम किस डेट से डिफरेंस की बात कर रहे हैं? 1948 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो 5 और 6 है, ये किसको सिटीजनशिप देते हैं? एट कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भारत का संविधान लागू हुआ है, पारित हुआ है, उस समय किन किन लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई है, हम उस सिटीजनशिप की अभी बात कर रहे हैं। तो आई होप दिस डाउट इज ऑल्सो क्लियर। तो 6 बी में किन लोगों को मिली है नागरिकता? जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं इंडिया में, और उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिशियल के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन के पर्पसेस के लिए उनको एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी दैट दे हैव टू बी एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर 6 months बिफोर द डेट ऑफ मेकिंग देयर एप्लीकेशन। उनके एप्लीकेशन करने से 6 महीने पूर्व उनको ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रहना पड़ेगा इंडिया में। मतलब वो जिस दिन आए हैं इंडिया में, या जिस दिन वो एप्लीकेशन दे रहे हैं नागरिकता को लेने के लिए, उससे 6 महीने पूर्व से पहले वो भारत में रह रहे हैं, ऐसा उनको प्रूफ करना पड़ेगा जब वो रजिस्टर कराने जाएंगे ऑफिशियल के पास में। तो मुझे लगता है आर्टिकल 6 क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिव भी हमारे पास, और हमारे पास काफी कंटेंट भी है। अगर आप ऐसे ही लिख कर भी आते हैं एग्जाम में, तो इससे जो है आपकी रिक्वायरमेंट पेज भरने वाली वो भी पूरी हो जाएगी, और आप थोड़ा सा कॉम्पैक्टली और क्लियरली भी बता पाएंगे डिस्टिंक्शन दोनों क्लॉजेस में। और ऐसे तो मतलब आपको ये कैसे फ्रेम करना है, ये प्रॉपर्ली हमारे नोट्स में भी मेंशन्ड है, जो कि आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा वंस यू परचेज द कोर्स। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर आंसर राइटिंग में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, वो लोगों का क्या जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए? यहाँ से भी तो लोग गए हैं ना उधर, तो फिर उन लोगों का क्या? उन लोगों की बात करता है आर्टिकल 7, जो माइग्रेंट से कहां से? फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। क्या कहता है आर्टिकल 7? आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब इसमें भी एक डेट दे रखी, कौन सी डेट दे रखी है? 1 मार्च 1947, द डेट ऑफ पार्टीशन। तो बोला गया है कि इस दिनांक के उपरांत जो लोग भी पाकिस्तान चले गए हैं, उन सभी को भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। दे शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एनीमोर। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रोवाइजो है वो हमारे काम का है। वो क्या कहता है? देखिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit for settlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purposes of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। ऐसे लोग जो किसी परमिट सिस्टम के द्वारा भारत में वापस आए हैं और जो कि रजिस्टर करा लेते हैं खुद को, कैसे? 6B के प्रावधान के अंतर्गत। तो वो 6B में जिन लोगों का वर्णन किया गया है, जो कहा जाता है 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, तो वो 6B के वर्च्यू से सिटीजन बन जाएंगे। इतना क्लियर हुआ है? कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 डेट्स है हमारे पास। आर्टिकल 6 में कौन सी डेट मेंशन्ड है? 19 जुलाई 1948। इसमें क्या हुआ था? एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। करेक्ट। 1 मार्च 1947 में क्या हुआ था? डेट ऑफ पार्टीशन है। तो आर्टिकल 7 ये बात कह रहा है कि चलिए 1 मार्च 1947 के बाद आप लोग चले भी गए पाकिस्तान, तो भी आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप लोग वापस आए।
जो लोग भी वापस आएंगे तो उनको वही सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो कि कहाँ है 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनको फॉलो करना पड़ रहा है परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद। तो जब आप ये सिस्टम फॉलो कर लेते तो आप भी 6B के अंतर्गत सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, ये कौन कर रहा है आर्टिकल 7, तो हमेशा आर्टिकल 6 और 7 को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है। अब हम देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रकार की सिटीजनशिप जो भारत का संविधान देता है, एंड दैट इज फॉर द persons who are residing outside India। कहाँ दिया है, आर्टिकल 8 में दे रखा है। Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India। इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, क्या है, कौन लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। इंडियन ओरिजिन मतलब क्या है कि या तो वह पर्सन खुद या फिर उसके पेरेंट्स, ईदर पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ईदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स क्या हुए हूँ, बॉर्न इन इंडिया हुए हूँ या सिटीजन ऑफ इंडिया, whose parents are born in India, yes, born in India। और किस इंडिया की बात हो रही है, born in India as defined in Government of India Act 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में क्यों लिखा गया है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आने से पहले जिस लॉ के बेसिस पे इंडिया का लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क गवर्न हो रहा था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब तक हमने संविधान बनाकर पारित नहीं कर लिया तब तक जो भी लीगल या पॉलिटिकल प्रोसेस चल रही थी इंडिया में वो किसके तहत हो रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हो रही थी। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इंडिया गवर्न हो रहा था उसमें या तो वो व्यक्ति या तो उसके कोई भी माता या पिता या तो उसके दादा या दादी जो भी भारत में बॉर्न हुए हो उस इंडिया का वो कहलाएगा पर्सन ऑफ इंडियन, वो कहलाएगा इंडियन ओरिजिन का पर्सन। ठीक है, और उसके अलावा वो क्या कर रहा है, वो रिसाइड कर रहा है किसी अदर कंट्री में। ठीक है, यही कह रहा है as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined। वो कौन कहलाएगा, shall be deemed to be citizen of India। उसकी एक और रिक्वायरमेंट क्या है, that he has to register himself or herself before a consular or a diplomatic representative in that country। वो जिस भी कंट्री में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है वहां पर जो एम्बेसी होती है जिसमें कॉन्सुलर या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो राजदूत होते हैं हमारे यहाँ उनके पास उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा दैट आई एम अ रेसिडेंट, दैट आई एम एन इंडियन सिटीजन residing outside India। तो वो that and then only he will be deemed to a citizen under Article 8। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया है। ठीक है, हाँ एक और चीज जो आर्टिकल 8 होता है, जो आर्टिकल 8 है इसे हम इसलिए कहते हैं इट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप क्या करा रहे हो, रजिस्टर करा के अपनी नागरिकता को घोषित कर रहे हैं, इसमें नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। अब आर्टिकल 5, 6 और 8 में क्या डिफरेंस है, या स्पेशली आर्टिकल 5 और 8 में क्या डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस यही है कि जो आर्टिकल 5 है वो बाय डोमिसाइल की बात करता है और आर्टिकल 8 जो है वो डोमिसाइल की बात नहीं करता है। इवन इफ यू आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। दूसरा बेसिक डिफरेंस ये है कि वो एट कमेंसमेंट सिटीजनशिप की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 8 क्या है, वो सब्सिक्वेंट टू कमेंसमेंट भी आपको राइट दे रहा है कि आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। आर्टिकल 5 में तो वो सीधे सीधे आर्टिकल 5 की मार्जिनल हेडिंग ही यही बोल रही है ना कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान के पारित होने के लागू होने के समय से ही जो लोग जो नागरिक कहला रहे हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन आर्टिकल 8 क्या है, संविधान के लागू होने के बाद भी जो लोग भारत की संविधान भारत की नागरिकता ले रहे हैं उनकी बात कर रहा है। तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस याद कीजिएगा आर्टिकल 5 और आर्टिकल 8 में। अब आर्टिकल 9 पे चलते हैं। persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens। जो भी ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे देश के फॉरेन स्टेट की स्वेच्छा से नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं वो भारत की नागरिकता से निष्कासित किए जाते हैं या उनकी नागरिकता को छीन लिया जाता है, वो भारत के नागरिक नहीं कहलाते हैं। अब फॉरेन स्टेट कहाँ डिफाइंड है, फॉरेन स्टेट डिफाइंड है आर्टिकल 367 क्लॉज 3 में। ये आप नोट डाउन कर लीजिए किसमें डिफाइंड है फॉरेन स्टेट।
फॉरेन स्टेट डिफाइंड है आर्टिकल 367 क्लॉज 3 में। 367 क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। जैसे आर्टिकल 366 डेफिनेशन क्लॉज है, तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा शब्द है जो डिफाइन नहीं किया गया है, पहले जाके आर्टिकल 366 में देख लीजिए कि वो डिफाइंड है या नहीं है। वैसे अगर आप जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लिखा हुआ है, कहीं भी नेशनल इमरजेंसी मेंशन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की डेफिनेशन आपको 366 में मिलेगी कि उसके क्या मायने हैं। ठीक है, वैसे ही जो 367 है ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसा शब्द जो भारत का संविधान एक ही अर्थ में बार बार रिपीट कर रहा है और उसका एक ही अर्थ है हर जगह, तो उसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज से एक इंटरप्रिटेशन दे देते कि इसका इसके मायने ये है इस संविधान में। ठीक है, तो कहाँ दे रखा है फॉरेन स्टेट? 367(3) है। तो आप 367(3) में जाकर अगर आप देखेंगे तो फॉरेन स्टेट को डिफाइन किया गया है। एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। Yes, 367 3 बोलता है that for the purposes of this constitution, foreign state means any state other than India, provided that subject to the provisions of any law made by Parliament, the President may by order declare any state not to be a foreign state for such purposes as may be specified in the order. मतलब foreign state का मतलब क्या होता है? कोई भी state which is other than India. इतना आपको याद रखना है, ये आप लिख कर आ सकते हैं। तो थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके आंसर में ऐड हो जाएगी, और जो कि आपका एक मेन एम रहता है, ये पेज भर जाएंगे आसानी से, और बिना बकवास लिखिए, सिर्फ काम की बात लिखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। एवरी पर्सन who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen। एक बार आपको नागरिकता मिल गई है तो जब तक पार्लियामेंट द्वारा पारित किसी भी स्पेसिफिक विधि से आपको निष्कासित नहीं किया जाता है उस नागरिकता से, तब तक आप भारत के संविधान भारत के नागरिक जो है कहलाएंगे। आपसे भारत की नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, मतलब आप छीनेंगे तब जब एक स्पेसिफिक लॉ आपको प्रोहिबिट करेगा, आपको आपको आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट करेगा। तब तक, जब तक टर्मिनेट नहीं करता तब तक आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 10 कह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो 5 to 11 की जो प्रोविजन है, 11 हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट क्या ये कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर रहे हैं, एग्जॉस्टिवली डील कर रहे हैं सिटीजनशिप को? इसमें ना हम ये बता रहे हैं कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि टर्मिनेशन की जा सकती है, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कर सकती है, लेकिन टर्मिनेशन के ग्राउंड्स तो यहाँ दे ही नहीं रखे हैं कि कैसे टर्मिनेट होती है। तो आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, nothing in the following provisions of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। इनसे रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे ये कहाँ कहाँ डील होंगे? ये डील करेगा पार्लियामेंट। कैसे डील करेगा? लॉ बनाकर, बाय लॉ, विधि द्वारा। और ये पावर इसको कौन दे रहा है? आर्टिकल 11। इसलिए आर्टिकल 11 क्या कहलाता है? इनेबलिंग प्रोविजन। किसी भी विधि का ऐसा प्रावधान जो कि सरकार को या सरकार की किसी भी अंग को किसी और विधि को बनाने की शक्ति देता है, पावर देता है, उसे हम कहते हैं इनेबलिंग प्रोविजन। बिकॉज वो इनेबल कर रहा है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट को या लेजिस्लेचर को कि वो उस पर लॉ बनाए। ऐसे क्लॉज को, ऐसे प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं? इनेबलिंग प्रोविजन बोलते हैं। तो आर्टिकल 11 क्या है? इनेबलिंग प्रोविजन है। बाय यूजिंग द पावर which is given to the parliament under article 11, पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया है? कोई बता सकते हैं कौन सा लॉ बनाया है? यस, पार्लियामेंट ने बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955, और इसी के अंडर जो है एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन को डील किया गया है। और इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट कौन सा हुआ है? 2019।
2019 का रिसेंट अमेंडमेंट है। इवन अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो 2023 में पूछा गया है 2019 का अमेंडमेंट, जो कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में किया गया था। सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 का, ये बताता है एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन किन ग्राउंड्स पे किया जा सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या कंडीशंस है। अब ये सब चीजें क्या है, ये आज के लेक्चर में डील अगर हम करेंगे तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसे हम कल के लिए बचा कर रखते हैं। तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 की क्या क्या प्रोविजंस है और 2019 में ऐसे कौन से अमेंडमेंट्स हुए। और सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में एक 2005 में भी एक अमेंडमेंट आया था। और 2005 का अमेंडमेंट में क्यों बोल रही, इतना हाईलाइट करके बोल रही, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट आया था ओसीआईज का, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये ओसीआई जो होते हैं, ये एक कार्ड होल्डर, जिन्हें एक स्पेसिफिक कार्ड दिया जाता है। ये मान लीजिए एक वीजा की तरह दिया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट काफी जब लाया गया था 2005 में, तो ये काफी डिबेटेबल था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि ये डुअल सिटीजनशिप इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में। ये बेसिकली क्या है कि जो भी भारतीय मूल के लोग हैं जो किसी और देश में बस गए हैं जाकर एम्प्लॉयमेंट रीजन से, एजुकेशनल रीजन से, या फिर आफ्टर मेकिंग दी फैमिली, उनको उनके भारतीय मूल से जोड़ने का एक प्रयास किया गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इनको क्या, इनको एक ओसीआई कार्ड दे दिया गया था, इन्हें एक ओसीआई कार्ड इशू किया गया था। उस कार्ड का इस्तेमाल करके भारत में इनको बहुत सारे कुछ राइट्स दे दिए गए थे, जैसे रियल एस्टेट के इनको राइट्स दे दिए गए थे, छोटा मोटा ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन कैरी करने के इनको राइट्स दे दिए गए थे, आके घूमे फिरे इस तरह के इनको राइट्स दे दिए गए थे। बेसिकली आकर ये एहसास कर सकें, ये रिवाइव कर सकें कि ये जो है ये भारतीय मूल के हैं, तो इनको अपने देश से जोड़ने का एक प्रयास किया गया था 2005 में थ्रू दी इंट्रोडक्शन ऑफ एन अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 विच इज नोन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया है, मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं जितना हो सके आप लोगों को बताऊं और आपके डाउट्स जो हैं, जो थोड़े बहुत मन में रखते हैं अपने पढ़ते समय, वो मैं डील कर सकूं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट है तो आप प्लीज लिख दीजिए। यस मैम, करेक्ट, इट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009।